गिरजाघर के रेलवे स्टेशन के पास धीरज और उसका दोस्त हरीश शराब पी रहे होते हैं। अरे एक बात बता, तू शादी कब कर रहा है? कैसी बात कर रहा है बे धीरज? तुझे मैं खुश नजर नहीं आ रहा? तभी तो पूछ रहा हूँ भाई। मैं भी चाहता हूँ कि तू भी घर जाने की जिद किया करे और तेरा फोन भी लेट हो जाने पर बार बार बजे। अच्छा दोस्त है तू, शुरू में ही अच्छा लगता है, बाद में तो ये चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल? अरे भयानक चुड़ैल बोल भाई। अच्छा एक बात बता, तूने कभी चुड़ैल देखी है? ना भाई, अपनी बीबी को छोड़ के कोई और नहीं देखी। मजाक नहीं बे, सच बता, देखी है क्या कोई चुड़ैल? धीरज ये सुनकर थोड़ा डर जाता है। चल आज तुझे चुड़ैल दिखा के लाता हूँ। ऐसा कहते ही धीरज का ध्यान पास में खड़ी एक औरत पर जाता है। वो देख भाई, इस रात में ये कौन है? जो भी है बहुत सुंदर है। ना 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 भाई, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लग रही है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहते ही हरीश उस औरत के पास चला जाता है और उसको आवाज देता है। हाँ जी, कैसे हो आप? और रात में क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती। हरीश एक बार फिर से पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? चल भाई निकल ले। तुझे नहीं पता कि ये क्या बोल रही है? मुझे सब सुनाई दे रहा है। तू पागल हो गया है। ऐसा कहते ही धीरज उस औरत को छूने की कोशिश करता है, लेकिन छू नहीं पाता। वो औरत एकदम से गायब हो जाती है। भाग हरीश। जैसे ही धीरज भागने की कोशिश करता है, उसके सामने वही औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है। धीरज वो देख नहीं पाता और वहीं पर मर जाता है। क्या हुआ? इतना ही दम था? तुम सब होते ही ऐसे हो। एक अकेली लड़की दिखी नहीं कि हरीश उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बहन। बहन? ऐसा कहते ही चुड़ैल हरीश को गर्दन से पकड़ लेती है। हरीश काफी कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल के चंगुल से छूट नहीं पाता। कुछ देर बाद चुड़ैल हरीश की गर्दन धड़ से अलग कर लेती है और रेलवे स्टेशन पर लगा देती है। अगले दिन कुछ लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। लगता है वो वापस आ गई। कौन बाबा? निक्कर वाली चुड़ैल। निक्कर वाली चुड़ैल? ये क्या बला है अब? बुजुर्ग बताता है कि कुछ साल पहले एक औरत यहाँ अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी। बारिश की वजह से उसके घर वाले समय पर नहीं पहुंच पाए। उसी समय वहाँ एक व्यक्ति नशे की हालत में आया और उस लड़की को कहने लगा कि वो उसको घर ले जाएगा। लड़की के मना करने पर भी वो व्यक्ति नहीं माना और उस लड़की का मुंह दबाकर पास के जंगल में ले गया। अगले दिन वहाँ उस लड़की की लाश मिली। बस तब से वो हर साल यहाँ आती है और शराबी लोगों को अपना निशाना बनाती है। अगली रात एक रिपोर्टर शराब पीने की एक्टिंग करता है। हम बंदे हैं, मांगे सबकी खैर, नशा शराब में होता तो नाचता ठेका, फालतू में शराब बदनाम की गई है। तभी उसे निक्कर डाले हुए एक लड़की दिखाई देती है। हाँ जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? क्यों, आप क्या मदद कर सकते हैं? क्या तुम वही हो? लड़की अचानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और कहती है, मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो। हम भूतों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बताओ क्यों कर रहे हो ये सब नाटक? मुझे पता है तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ है। हम सभी मानव जाति इस पर शर्मिंदा है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगने आया था। हो सके तो हमको माफ कर देना। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर ही रहूंगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। मुझे ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी भूख किसी को मारकर मुझे ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी भूख किसी को मारकर मिटा रहे हैं। उसी वक्त वो लड़की वहां से कहीं गायब हो जाती है। धीरज जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि कार की पिछले वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा,
सुशील ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। भूतों का ढाबा। धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा सुशील घर आए तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वो लोग भी बहुत कम रहते हैं और तो और वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा ना, मैं तो ना जाऊं। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गई है वहां। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई सारे ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साए साए करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे शूशू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम ही ने तो कहा कि शूशू आ रही है। चलो चलो जाओ, पहले शूशू करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। देखो, शूशू रोकना अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते। चलो जाओ, शूशू करके आओ। धीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार से बाहर निकले। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम शूशू करने जाओ, ठीक है? अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तब उनकी जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से शूशू कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि कार की पिछले वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल, पापा चुड़ैल चुड़ैल। धीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। क्या हुआ धीरज? पापा, डिक्की के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी थी। सुशील ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिक्की खोली। अरे धीरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुशील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना, यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भर पेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दराती थी। वो धीरज के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? अरे जो भी ताजा हो बोले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुशील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुशील के कान में कुछ कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सुशील ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो दराती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। हम लेट हो रहे हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो।
चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब कोई और चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थी। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सुशील ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दराती छीनी और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सुशील ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सुशील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सुशील ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां पर एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबे में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी और औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहां ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। मौसम कितना बढ़िया है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब अगर इससे बातें शुरू हो जाए तो सफर अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग की जिप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे जिप नहीं खुलती। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है, आज अमावस्या की रात है। आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती है। सब अपना ध्यान रखना। ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है, लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब जगजीत अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वो देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। जगदीश चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। अपने बैग से वही बोतल निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उसको दिखाई देता है टीटी की गर्दन पर सुनैना अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है। उस टाइम वो डरावनी लग रही होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। टीटी भी मर चुका था। जगजीत टीटी को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन जगजीत में उलझ कर रह जाती है। मौका देखकर पल्लवी डायन के बाल खींचकर जितनी भी उसके हाथ में आते हैं उसको बोतल पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती है। भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। पल्लवी एक मंत्र पढ़कर बोतल में